वेलकम बैक टू एसके वनकिस। एंड कुछ दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आप सभी से कि अगर आपके पास एक कॉलिजन का केस हो रहा है इन वन ऑफ द वीडियोस, तो यहाँ पे जिस बॉल की से यू हैव टू कोलाइडिंग बॉल्स, दो बॉल्स कोलाइड करें, जिस बॉल की काइनेटिक एनर्जी दूसरे से ज़्यादा होती है वो अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी दे देता है दूसरे बॉल को, तो उस कम काइनेटिक एनर्जी वाली बॉल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी ज़्यादा थी वो डिक्रीज़ हो जाती है। अब ऑब्वियसली एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे वैलिड होगा। अगर साउंड है, साउंड वहाँ से कॉलिजन से आ रही है या फिर फ्रिक्शन है, तो ऑब्वियसली उनमें जितनी एनर्जी गई, जितनी साउंड एनर्जी गई, जितनी थर्मल एनर्जी गई, सब आपने इंक्लूड किया, एनर्जी को कंजर्व होना ही होना है। सो इन दैट केस विल द रिवर्स कैन ऑल्सो कंजर्व एनर्जी, कि जिस बॉल की काइनेटिक एनर्जी विल कम है वो और कम कर सकता है, दूसरे हायर काइनेटिक एनर्जी वाली बॉल को अपनी काइनेटिक एनर्जी दे सकता है, इससे भी एनर्जी कंजर्व हो सकती है। So why does that not happen in nature? ऐसा क्यों नहीं होता कि जिसकी काइनेटिक एनर्जी कम है उसकी और कम हो जाती है, जिसकी ज़्यादा है उसकी और ज़्यादा हो जाती है। And so we can consider many different ways to solve this, many different ways to think about this. अब जो पहला तो obviously it has to be with Newton's laws, कि आपने एक बॉल यहाँ पे कंसिडर किया, यहाँ पे आपके पास एक और दूसरा बॉल है, it moves with a certain speed u1, दिस मूव्स विद अ सर्टेन स्पीड u2। हम लोग सेम मास कंसिडर कर लेते हैं, तो दोनों का मास सेम है, डिफरेंस क्या है कि इसकी स्पीड ज़्यादा है। सो u1 इज़ ग्रेटर दैन u2। तब आपको ऑब्वियसली पता है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे मैं k से काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई टिपिकली यूज़ T, बट आई वॉन्ट बी यूजिंग T हियर, क्योंकि इस केस को मे बी हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से भी कंसिडर कर सकते हैं। दैट कुड सर्टेनली बी पॉसिबल। इट्स लाइक इवन दो इट्स जस्ट टू पार्टिकल्स। ओके, सो वी हैव हाफ m u1 स्क्वेयर, k2 इज हाफ m u2 स्क्वेयर। ऑल राइट, तो जब यहाँ पे कॉलिजन होगा, कॉलिजन की फोर्सेस एक्ट करेंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट फोर्स ही तो है। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दैट विल बी एक्टिंग, दिस कॉन्टैक्ट फोर्सेस। आई डोंट नो इफ़ यू वांट टू कॉल इट द नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। तो जब ये कॉन्टैक्ट होगा एंड यहाँ पे बॉल से कोलाइड करेंगी या फिर थोड़ा और आगे जाके कोलाइड करेंगी, तो ये जो बॉल होगा इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा F अमाउंट से, एंड उतना ही फोर्स दूसरी बॉल इस पे एक्सर्ट करेगी F अमाउंट से ही, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। द क्वेश्चन इज कि क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ इस केस में वैलिड होगा, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ इजंट अ यूनिवर्सल लॉ इन दैट इट डजंट होल्ड फॉर एवरी केस, यू नो। लेकिन जहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्वॉल्व होता है इट प्रेटी मच होल्ड्स। क्यों हर केस में इन्वॉल्व होल्ड नहीं करता है? सो आई विल गिव यू अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इट। वेल, मान लो आपके पास दो चार्जेस हैं, से यू हैव अ चार्ज हियर एंड यू हैव अ चार्ज हियर। यू आर ऑलवेज टोल्ड कि यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड होता है इन द केस ऑफ कूलम्ब चार्जेस। इज इट वैलिड इन द केस ऑफ, वेल, इन द केस ऑफ मैग्नेटिज्म? एक चीज़ आप हमेशा देख सकते हो, लेट्स कंसिडर इवन अ मोर जनरल केस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक चीज़ आपको पता है कि अगर इस चार्ज से इस चार्ज तक बेसिकली इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपगेट करना है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को ही प्रोपगेट करना है, सो इट विल टेक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि कोई भी इन्फ्लुएंस फास्टर देन लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती है। सो इन दैट केस यू आर सर्टेनली सीइंग कि अगर मैंने इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव कर दिया, तो यहाँ पे जो हमारी इन्फ्लुएंस ऑलरेडी रीशेड थी, जो हमारी इन्फ्लुएंस या फिर फील्ड की ऑसिलेशन यू माइट कंसिडर थी, उससे इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा, इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा और टू रीच टिल दिस, एंड इस पे फोर्सेस की वेरिएशन फिर से हो जाएगी। लेकिन तो इस पे अभी फोर्स चेंज हो गई। मैंने ये चार्ज एक यहाँ पे था, मैंने इसे यहाँ से यहाँ तक रख दिया, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस फोर्स को प्रोपगेट कर रही थी, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अब इतनी और डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी, बट ये ऑलरेडी यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, राइट। लेकिन व्हेन आई डू दैट, यहाँ ये इस चार्ज से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाएगी इस चार्ज तक, उसका क्या, उसको तो अब ये पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करना है। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ से यहाँ तक जा रही है उससे ज़्यादा टाइम लगेगा,
तो उसमें अभी कोई वेरिएशन नहीं हुई है, मतलब फॉर दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये चार्ज उतना ही फोर्स फील करेगा जितना ये पहले कर रहा था, मीनवाइल इसमें ऑलरेडी चेंज आ गया है। सो सीइंग इन दैट केस कि इन दैट वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इस चार्ज पे वेल ग्रेटर फोर्स लगेगा, कूलम फोर्स से भी कंसिडर, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस कम फोर्स लगेगा, माय बैड, क्योंकि हमारी बेसिकली डिस्टेंस और इंक्रीज हो गया, लेटर केस में फोर्स वेल कम होगा, तो इस चार्ज पे उस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में ज़्यादा फोर्स लगेगा, मीनवाइल इस चार्ज पे कम फोर्स लगेगा। सो इन दैट केस वी आर सेइंग कि न्यूटन्स थर्ड लॉ हमेशा वैलिड नहीं होता है, बट इन शॉर्ट स्पैन्स ऑफ टाइम इट कैन एक्चुअली बी ब्रोकन, विच इज़ अ वेरी रिमार्केबल थिंग आई वुड से। एक चीज़ कंसिडर करो दैट इफ़ यू टॉक अबाउट इफ़ यू कंसिडर दिस कि हम लोग सिर्फ बॉडीज़ नहीं बल्कि फील्ड्स की भी बात कर रहे हैं, एंड रादर हम लोग फील्ड्स की ही बात कर रहे हैं कि इन दैट केस न्यूटन्स थर्ड लॉ सर्टेनली वैलिड हो सकता है, बट इंस्टेड ऑफ फोर्स इसे डायरेक्टली मोमेंटम के टर्म्स में लिखना चाहिए, बट दैट कुड बी अ केस फॉर अनदर वीडियो। लेकिन सिंस न्यूटन ने ओरिजिनली ये बॉडीज़ के लिए कहा था कि दो बॉडीज़ एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगी ऑल दैट, सो वी कैन कंसिडर इट फॉर बॉडीज़ ओनली, एंड इन दिस केस इट इज़ गेटिंग ब्रोकन। सो इट इज़ंट ए यूनिवर्सल लॉ, नॉट फॉर बॉडीज़ एटलीस्ट। लेकिन जहाँ पे कॉन्टैक्ट हो रहे हैं वहाँ पे तो ऐसे फोर्सेस को प्रोपोगेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंस ये बेसिकली तभी हो रहे हैं जब ये फील्ड के थ्रू प्रोपोगेट करें फोर्सेस। यहाँ पे स्ट्रेट अप कॉन्टैक्ट हो रहे हैं तो न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड होगा, तो इस पे जितना फोर्स उतना ही फोर्स इस पे। अब सिंस फोर्सेस उतने लग रहे हैं, व्हाट अबाउट द वर्क दे आर डूइंग? वेल वी कैन ऑलवेज कंसिडर कि कितना इम्पल्स डिलीवर हो रहा है, इसके पास मोमेंटम भी ज़्यादा होगा, इसके पास मोमेंटम भी कम होगा टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इन दैट केस एक तो हमारे पास लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन, दूसरा लॉ है मोमेंटम कंजर्वेशन, mu1 mu2। तो इनिशियली हमारा सिस्टम का टोटल मोमेंटम क्या है? mu1 प्लस mu2, एंड इस चीज़ को इक्वल होना पड़ेगा विद द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, क्योंकि जितने भी फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हैं ये सिर्फ इंटरनल फोर्सेस ही हैं। इन दैट केस यू आर सेइंग कि अगर इसकी फाइनल स्पीड v1 हो जाती है एंड इसकी फाइनल स्पीड v2 हो जाती है, एंड वी डोंट नो येट कि v1 v2 से बड़ा है या छोटा है, रादर आई थिंक ऐसे केसेस में बेसिकली क्या होता है, बिकॉज आई डोंट रिमेंबर दिस कॉलिजन वाला केस एग्जैक्टली, लेकिन आई थिंक ऐसे केसेस में क्या होता है स्पीड से स्ट्रेट अप रिवर्स हो जाती है, इन दैट इसको अब u2 ये अब u2 से चलेगा, ये अब u1 से चलेगा। सो अगेन आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर ये इक्वल मासेस केस में क्या होता है, इट्स बीन लॉन्ग फॉर मी टू हैव स्टडीड सच केसेस, सो आई एम रादर राइटिंग इट बाई mv1 प्लस mv2 ओनली। ऑलराइट, तो मैंने v1 एंड v2 ले लिया। नाउ सिंस वी नो कि एक तो हमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व करना है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ऐसे भी कंजर्व हो सकती है कि इसकी कम होगी उसकी ज़्यादा होगी एंड इक्वल अमाउंट से, सो इट इज़ कंजर्व। लेकिन अब हमें मोमेंटम भी कंजर्व करना है। सो ऑल्दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरनल फोर्सेस, सो इन द ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दे डू नॉट अपीयर। अब देखो, अगर ये हम लोग का हो गया कि इसकी काइनेटिक एनर्जी वेल कम हो जाती है, और से इसकी काइनेटिक एनर्जी फॉर इंस्टेंस अगर बढ़ गई होती है एंड इसकी कम हो जाती है, सो दिस इज बेसिकली वी आर आस्किंग ऐसा क्यों नहीं होता है। वी कैन लुक एट द मैथमेटिक्स दैट वे, ऐसा क्यों नहीं होता है? अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी वेल बढ़ती एंड इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती, सो दैट वुड मीन पहले इसकी है हाफ mu1 स्क्वेयर, प्लस में ऐसा बेसिकली कोई काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, सो इसकी स्पीड भी अब इनिशियल से ज़्यादा है, सो इट विल बी सम v1 स्क्वेयर प्लस हाफ mv2 स्क्वेयर। नाउ वन थिंग दैट वी कैन say right here is, and it has to conserve energy, so it will still be half mu1 square plus half mu2 square. So one thing that we can always do is cancel out all these m's,
सिंस एंड इसीलिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने इक्वल मासेस कंसिडर किए हैं. वी हैव नाउ v1 स्क्वेयर प्लस v2 स्क्वेयर इक्वल्स u1 स्क्वेयर प्लस u2 स्क्वेयर. नोट दैट अभी तक मैंने ऑल्दो आई सेड दैट वी कैन कंसिडर दैट वे, अभी तक मैंने कहीं इक्वेशंस में लिखा नहीं है दैट वी हैव v1 इज नाउ greater than v2 or v1 is greater than u1 itself. I haven't done that yet. And उसके साथ we have this one more formula that v1 plus v2 equals u1 plus u2. So हमें दो formulas मिल रहे हैं, एक using conservation of energy, दूसरा using conservation of momentum. Alright, now you have to think of it. How do the two principles work? Conservation of energy कैसे काम करता है? Truth be told, no one knows. Except one might always consider it this way कि जो physics में Neither's theorem होता है, जो कि a great mathematician Emma Neither ने दिया था. That is the reason कि कुछ cases में energy conserved होती है, especially जब वो system isolated है. You can call it that way. लेकिन that I think is a very good definition of energy itself, and I like to define energy in those terms. Alright, so I would say that energy is basically this quantity जो कि conserve होती है due to the time symmetry of the system. So that is one thing that I use to actually define the concept of energy itself. So energy is a very difficult concept to define. Momentum कैसे conserve होता है? Momentum को भी in a similar way define किया जा सकता है, but here conservation of momentum को Newton's law से भी easily deal किया जा सकता है. So you have forces acting, right? And well, you have Newton's second law directly implies energy conservation. Sorry, momentum conservation. तो ये जब इसे hit करेगा, दोनों का मोमेंटम चेंज हो रहा है. पहली बॉडी का मोमेंटम कैसे चेंज होगा? यू हैव इट mu1 माइनस u2, सॉरी mu2 माइनस u1, क्योंकि मोमेंटम चेंज, सो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू. दूसरी बॉडी का क्या चेंज होगा? सॉरी दिस इज, मैंने नोटेशन गलत यूज़ कर लिया. इट इज़ लाइक mv1 माइनस v2. हियर वी हैव v2 minus u2, right? v1 minus u1. all right, now that is exactly वही चीज़ जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, that the total initial momentum is equal to the total final momentum. The point that I am trying to make is कि ये इस पे फोर्स कुछ ऐसे एक्सर्ट करेगा कि इसका सर्टेनली मोमेंटम चेंज हुआ, एंड कितने अमाउंट से चेंज हुआ, इतने अमाउंट से चेंज हुआ. सो दिस इज बेसिकली व्हाट हैपन्स. And one thing that you can always see, that you can always use the impulse momentum theorem, and you can see that well, इस पे जो impulse act करेगा, so you have certain impulsive force, you have it F, all right, जो कि small delta t time के लिए act कर रहा है. So ये force first body का force जो कि well apparently equal है second body पे उतने ही time के लिए act करता है जितना second body का first body पे. So you can always consider it that way, and you have impulse as a change in momentum. मतलब first body का momentum जितना change हुआ उतना ही second body का change हुआ. So that is another way to look at momentum conservation. अब एक चीज़ हम लोग simply देख लें, that v1 can be written as u1 plus u2 minus v2, right? So u1 plus u2 minus v2 लिखा जा सकता है. सो वॉट आई कैन ऑलवेज डू इज़ कि अगर मैंने v1 का स्क्वेयर कर दिया एंड उसे v2 से वेल ऐड कर दिया, v2 स्क्वेयर से ऐड कर दिया, सो हियर विल इसका स्क्वेयर हो जाएगा, इस टर्म का स्क्वेयर प्लस में इस टर्म का स्क्वेयर माइनस 2 u1 u2 v2, एंड देन आई कैन ऐड दिस थिंग विथ v2 स्क्वेयर. बट फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए कैन ऑलवेज एक्सपैंड दिस टर्म u1 स्क्वेयर प्लस u2 स्क्वेयर प्लस 2 u1 u2 plus v2 squared minus 2 u1 u2 v2, एंड फिर अब मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इसमें v2 स्क्वेयर को ऐड कर सकता हूँ प्लस v2 स्क्वेयर, एंड ये हो जाना चाहिए u1 स्क्वेयर प्लस u2 स्क्वेयर से के इक्वल. ऑलराइट, सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट. ये एक हमें इक्वेशन मिल गया. नाउ द थिंग इज़ कि हम लोग कुछ लिमिटिंग केसेस कंसिडर कर सकते हैं.
and it would be fun to do that. What if u2 were equal to 0? पहली चीज़ u2 जब 0 होगा सो उस केस में तो सेकेंड बॉडी से फर्स्ट बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो अगर इसे काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करना होता सो इट वुड हैव टू बिकम नेगेटिव, क्योंकि ऑलरेडी 0 है, और कम होगी तो नेगेटिव होगी। काइनेटिक एनर्जी कांट बी नेगेटिव अनलेस द स्पीड इज इमेजिनरी, सो वी हैव नो इमेजिनरी स्पीड इन फिजिक्स, तो वी कांट हैव दैट केस। अगर u1 एंड u2 एग्जैक्टली इक्वल होते, इन दैट केस व्हाट वुड हैपन? अगर u1 एंड u2 एग्जैक्टली इक्वल होते, वी कैन सर्टेनली सॉल्व फॉर दिस केस, सिंस u1 एंड u2 आर नॉट अननोन्स, ये नोन वेरिएबल्स हैं, राइट? यू नो व्हाट u1 इज एंड यू नो व्हाट u2 इज। ये बेसिकली एक इक्वेशन है जहाँ से हम v2 फाइंड कर सकते हैं नानी केस, एंड वन कुड ऑलवेज कंपेयर इट कि ये v2 v1 से बड़ा है या उससे छोटा है, सो वी कैन ऑलवेज मेक दैट काइंड ऑफ कंपैरिजन। एंड इन दिस केस अगर देखा जाए सो u1 स्क्वेयर यू हैव u2 स्क्वेयर, ये टर्म्स तो कैंसिल हो गए, राइट? व्हाट आई कैन डू द नेक्स्ट इज कि मुझे दिख रहा है 2u1 u2 प्लस v2 स्क्वेयर माइनस 2u1 u2 v2 प्लस अगेन v2 स्क्वेयर इक्वल्स 0। तो इस टर्म को यू कैन सर्टेनली हैव इट द अदर साइड, तब ये बेसिकली हो जाएगा 2v2 स्क्वेयर प्लस 2u1 u2 इक्वल्स 2u1 u2 v2। ऑल राइट, कैंसिल देम आउट। हाँ, सो दिस इज बेसिकली द थिंग दैट वी हैव बीन गेटिंग। क्या अब ये v2 है? सो ऑब्वियसली वी कैन से कि वी कैन आस्क द क्वेश्चन, इट्स फॉर द सेकेंड बॉडी। हमें पता है कि नेचर में क्या होता है, अब इसकी स्पीड कम होगी, ज़्यादा होगी। वी आर नॉट कंसिडरिंग द ज़ीरो स्पीड केस ऑफ कोर्स, क्योंकि वो तो पॉसिबल होगा ही नहीं। तो क्या अब इसकी स्पीड इसकी स्पीड, इसकी इनिशियल स्पीड मतलब u2 से ज़्यादा होगी या फिर कम होगी? दैट इज़ द क्वेश्चन दैट वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ। v2 is greater than u2 or v2 is less than u2? So in this case अगर v2 u2 से बड़ा होता, so I'm not very good with algebra of course, but v2 square या फिर let's consider छोटा होता, for instance let's consider that way. If v2 were smaller than u2, in that case you would have v2 square plus में 2u1 u2, and one can always consider it this way that this can be equated with u1 u2 v2 minus 1, right? Now we have it here कि v2 square over v2 minus 1 can be written as u1 times u2, so we can write the equations either way. अब अगर as I have been considering it in this case that v2 is smaller than u2, so in that case पहली चीज़ one could always say that v2 minus 1 is also smaller than u2. v2 square is also smaller than u2 square, and one thing that you can always see right here is एक चीज़ जो कि आपको पता चलेगा that well if v2 is smaller than u2 and then apparently v2 square and v2 both v2 minus 1 is also smaller than u2, but ये जो differences अगर आप calculate कर सकते हो, these differences can be huge. In certain cases they are small, but in other cases it can be huge. The point I'm trying to make is that this quantity will be a lot smaller than this quantity when you are comparing it to u2. In fact v2 square की comparison won't even directly make any sense. So अगर मैं v2 square की comparison कर रहा हूँ, I'm saying कि v2 square is a lot smaller than u2 square than v2 minus 1 is as compared to u2, क्योंकि squares will fall off more rapidly. अब यहाँ पे लेकिन आपके पास एक u1 भी है,
So that's certainly that one thing you have, but the equation could be dimensionally correct क्योंकि यहाँ पे आपने स्क्वेयर कर दिया. Here is v2 minus 1 and so I think one thing that we kind of ignored right here, हम लोगों ने dimensions ignore कर दिए. For when it goes right here you have u1 u2 and times में you have u2. Sorry my bad, यहाँ पे मैंने dimensions कहीं ignore कर दिए. So here we had tried to deal with this. is this plus इसका square u1 square plus u2 square plus all right. हाँ, here is the thing कि मैंने यहाँ पे माइनस में 2u1 u2 times v2 लिख दिया, which should of course not be the case considering that would mess up the dimensions of the entire thing. Would there be a v2 right here? v1 मैंने कैसे लिखा था? u1 plus u2, तो v1 is u1 plus u2 minus v2 का होल स्क्वेयर. सो यहाँ पे इट इज u1 plus u2. Doing the very same thing right here. So here we have minus में u1 plus u2. All right. अब उस चीज़ को ऐड किया गया है with v2 square to make it that particular thing has been added with v2 square to make it equal with u1 square plus u2 square. So I'll try it again right here. u1 square plus u2 square plus 2u1 u2 प्लस में हो गया v2 square and माइनस में हो गया u1 plus u2 times में v2 and that should equal u1 square plus u2 square. So इस टर्म को इस टर्म से कैंसिल कर सकते हैं. Then the next thing that we'll find here is कि well you have is there any more term? यहाँ पे प्लस में एक v2 square था, so we can always add that. प्लस में v2 square, you have 2 v2 square right here. 2 v2 square प्लस में यहाँ पे आपके पास है 2 u1 u2, but you can consider that on the other side of the equation. That should equal u1 plus u2 v2 माइनस में 2 u1 u2. So since now we are considering this particular case that v2 is basically smaller than v2 u2 से छोटा है, so in that particular case we are considering this कि well u1 plus u2 is certainly greater than u2 individually. So अगर यहाँ पे ये चीज़ v2 से मल्टीप्लाई होती है which is somehow a fraction of, तो मैंने कंसिडर कर लिया it is some sort of v2 u2 से u2 का कोई फ्रैक्शन है where n is some sort of rational number itself. All right. तो उस केस में बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, v2 स्क्वेयर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u2 स्क्वेयर ओवर n का स्क्वेयर. You might consider this entire thing, ओवर में n हो गया and then you have over यहाँ पे n हो गया times में n हो गया, this thing multiplied by this thing, n is greater than 1 for this case, right, lesser than 1 for the converse. तब यहाँ पे बेसिकली आपको क्या चीज़ दिख जाएगी, we have one equation, यहाँ पे कोई वेरिएबल्स इन्वॉल्व नहीं है एक्सेप्ट यू माइट से n is one वेरिएबल, बट व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज हम लोग देख रहे हैं क्या इक्वेशन कंसिस्टेंट हो सकती है या फिर इट इज़ इनकंसिस्टेंट एट ऑल. यू कैन हैव n ऑन दिस साइड ऑफ द इक्वेशन अगेन, सो यू हैव 2u2 स्क्वेयर इक्वल्स u1 प्लस u2 टाइम्स में u2 हो गया टाइम्स में यू हैव n ओवर हियर, सो यू हैव n ओवर हियर एंड यहाँ पे इस n का स्क्वेयर हो जाएगा. Now you are clearly saying कि u1 plus u2 is well some number that multiplied by u2 is certainly one number, and here we have since n is greater than 1, I think it should be immediately obvious to you that 2 times u1 u2 n square is always greater than, or at least in such cases n times में u1 plus u2 times में
u2. Of course I'm using my intuition right here, that is of course what I'm doing, but the point is that we all know this fact to be true. Why is it true exactly? Well, you have पहली चीज़ तो n already greater than 1 है, so n square is always going to be greater than 1 itself, right? तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को मैंने इससे कैंसिल आउट कर दिया, so first of all this factor is all getting multiplied by n. That will basically make it, well, that basically अगर since n greater than 1 है, and so in that case you will have 2 u1 u2 should basically be greater than, well, you don't even have to do it that way. And you know that u1 plus u2 is some number, multiplying that by u2 might give you some sort of huge number, but यहाँ पे here you have straight up u1 and u2 multiplied, okay, not as great, but then that you have done twice it, right? आपने उसमें 2 multiply किया and you have straight up doubled the term, and then you have used n here to again outnumber this term entirely. So this should, I think, be immediately obvious to be the case, and I really don't know how to prove this mathematically. Truth be told, I can't give a definite proof of this कि हमेशा बड़ा होगा as in this kind of case, but we know that to be true, and that we know that it is actually true. इसका मतलब you have this term minus this term, and then since this is greater than this, it has to be eventually a negative number. It has to be a negative number, which can't be the case considering, well, हमारे पास on this side of the equation you have 2 u2 square, तो u2 का तो स्क्वेयर हुआ है, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर कैसे मिलेगा unless you are considering imaginary numbers, and these are real speeds, not imaginary speeds. तो ये तो केस हो ही नहीं सकता. So the only way that you are out of trouble is basically कि v2 is greater than u2, and that way you are not getting into such troubles, are you? क्योंकि in that particular case n has to be, well, lesser than 1, and then the equation could make perfect sense. So that is basically what we have got right here mathematically. So the mathematics using Newton's using the conservation of momentum and the conservation of energy, obviously हम लोगों ने assume किया है कि कोई energy light या sound में नहीं गई है. So we are basically able to find that u1 v2 greater than u2 is basically the only possible option that nature could follow. So that is basically what we have got. So conservation of energy and conservation of momentum combined give that. So although the converse could satisfy the conservation of energy, it would not be able to satisfy conservation of momentum. So that, I think, is the approach that we could use to deal with this particular case using Newton's laws. And I can think of other ways that as well. I can think of a way जो कि हम लोग relativistically by changing our frames of reference consider कर सकते हैं इसी case को. And I can also think of it using the second law of thermodynamics, which would be very interesting, but that would be really a part of another video. So maybe we might continue this question, क्योंकि हम लोगों ने eventually prove कर दिया that the converse is not true, not with the aid of conservation of momentum. But we could always deal with the system using other laws, and the second law of thermodynamics, I particularly would like to show you that approach, but that will be the point of some other video. That was all for today's video of mine, and thanks to you all, viewers.